पढ़ रहे थे हम लोग, क्लास 7 में पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसे बच्चों बीते दिनों मैंने आपको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें बताई हैं जो केवल पढ़ने के आपके कोर्स से, आपके केवल टॉपिक से महत्वपूर्ण नहीं है, आपके इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो मूव करता है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। बस फ़र्क इतना है कि जब बड़े पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि आप उसको मेज़र नहीं कर पाते, लेकिन वहीं पर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तो उनकी स्पीड इतनी अधिक होती है और जब वो मूव करते हैं तो जो वो उनसे जो वेवलेंथ निकल कर आता है उसकी वैल्यू इतनी मेजरेबल होती है। तो यानी कि जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो वो वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों शो करेंगे, और जब कोई बड़ा पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करेगा तो वो भी वेव नेचर शो करता है, बट उसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि उसको आप मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों तो ये और इस पे आपने मैक्स प्लैंक की आपने थ्योरीज पढ़ी, नील बोर की थ्योरी पढ़ी, आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, मतलब काफ़ी कुछ इस पे आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों कि इसके बाद एक डी ब्रॉगली की बारे में पढ़ा था। तो बच्चों डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो हो सकता है मैंने लिखवाया नहीं है, इस वजह से मैं सोचा लिखवा दूँ आपको। जैसे कि डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल या माइक्रोस्कोप, या उन्होंने बोला कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या करेगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करेगा। मतलब उन्होंने कहा कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करेगा, और उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इक्वल टू h/p से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने केवल बोल दिया, प्रूफ नहीं किया। डी ब्रॉगली ने बोला कि एनी मूविंग पार्टिकल विल शो बोथ वेव एंड particle nature, and the wavelength of that particle can be calculated by lambda is equal to h/p, या इसी को बोलते हैं lambda is equal to h/mb। क्या बोलते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। और मैंने इससे बाकायदा आपको एक क्रिकेट बॉल और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का फ़र्क समझाया था कि क्यों मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर शो करता है लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं हैं, और क्यों मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों बोलते हैं। अगर आपने नोट किया हुआ या पिछला वीडियो देखिए, मैंने बहुत ब्रीफली वहाँ पे समझाया था। अब क्या हुआ बच्चों कि जब ये सब थ्योरीज चल रही थी तो उसी समय एक और नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसमें एक और नई थ्योरी दी। ठीक है, क्या हुए, एक और नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या हुआ, एक और नई थ्योरी दिया, और उनका नाम था बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों ये भी बहुत काबिल साइंटिस्ट थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इन्हें प्रॉपर अगर वो मिला होता, सपोर्ट मिला होता तो शायद ये ओपेनहाइमर से पहले ये एटम बम की खोज कर लिए होते। ठीक है, आपको पता होगा कि ओपेनहाइमर ने ही सबसे पहले क्या किया था, एटम बम की खोज कह सकते हैं, एटम बम बनाने की थ्योरी जो था उसको ओपेनहाइमर ने सबसे पहले दिया था। हालांकि उसके पहले ये हाइजेनबर्ग उस पर काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चलने स्टार्ट हो गया और फिर हिटलर और नाजी पार्टी का बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, तो वर्नर हाइजेनबर्ग उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम इसी को पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, इनका प्रिंसिपल कठिन भी है आसान भी है, ये अपने समझने की बात है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल का एक साथ हम मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते। क्या कहा? उन्होंने कहा कि both position and momentum of a moving particle can't be calculated simultaneously। बच्चों उन्होंने बोला कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला? उन्होंने बोला कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल
का किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अब हुआ क्या बच्चों, क्यों इसका बड़ा विरोध हुआ? हाँ, खुद आइंस्टाइन ने इस थ्योरी का विरोध किया, लेकिन ये थ्योरी गलत नहीं, ये थ्योरी सही बाद में मानी गई। हुआ क्या बच्चों कि अभी तक जितनी भी थ्योरीज पढ़ी, हमने दोनों का पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन मान के चला था कि ये हमें पता होता है, ठीक है। अभी तक हम मान के ये बात चल रहे थे, लेकिन हाइजेनबर्ग ने आया तो हाइजेनबर्ग ने पूरी क्वांटम फिजिक्स की नैया ही पलट दी। उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर ये सही होता तो नील बोर गलत हो जाते, ये सही होता तो और कई सारे साइंटिस्ट गलत हो जाते। यहाँ तक कि खुद आइंस्टाइन ने भी इस थ्योरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाइजेनबर्ग ने ये जो थ्योरी दी है ये मैं सही नहीं मानता, ये गलत है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी साइंटिस्ट को बाद में मानना पड़ा कि ये थ्योरी क्या थी, बिल्कुल 100% सही थी। और इसीलिए वर्नर हाइजेनबर्ग को 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस लिए? इसी के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर समझिए क्या होगा, तो 1933 में वर्नर हाइजेनबर्ग को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए क्या मिला था? नोबेल मिला था। और हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन हम एक साथ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने बच्चों एक अपना वो दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बच्चों, जो हाइजेनबर्ग थे वो प्लैंक से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। आप देख भी सकते हैं उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है। तो वो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रभावित माने जाते थे। इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूँ ये क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे। डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन। और डेल्टा पी जो है वो एरर इन मोमेंटम है। एरर इन मोमेंटम, ये लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या है? एरर इन मोमेंटम। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं समझाऊँ अच्छे से। इसको एक चीज़ पढ़िए यहाँ पे, एरर मेजर एरर इन कर लीजिएगा, मेजर एरर कर लीजिएगा, मेजर एरर इन पोजीशन और मेजर एरर इन मोमेंटम। क्या? डेल्टा एक्स क्या है? मेजर एरर इन पोजीशन, मतलब जो हम एरर मेज़र कर रहे हैं वो। और डेल्टा पी क्या है? मेजर एरर इन मोमेंटम। मतलब जो डेल्टा एक्स, मतलब जो आप एरर कैलकुलेट करते हैं पोजीशन में, उसको डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। और जो मोमेंटम में आप एरर जो आप वो करते हैं, मेज़र करते हैं, उसको डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। और ये फॉर्मूला था। हुआ क्या बच्चों कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मूविंग पार्टिकल का आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो पोजीशन है वो मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए। इस थ्योरी का बहुत विरोध हुआ, लेकिन ये थ्योरी बाद में सही साबित मानी गई। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा बच्चों कि जो एरर हम मेज़र करते हैं पोजीशन या मोमेंटम में, उसकी वैल्यू या तो h/4π से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो हम पोजीशन और मोमेंटम में जो हम एरर मेज़र करते हैं उसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो h/4π से ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी। उन्होंने कहा कि जब ये एरर मिनिमम होगा, मतलब जब इन दोनों का जो मेजर एरर है वो मिनिमम होगा, उस केस में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी h/4π के बराबर हो जाएगी। मतलब जब मिनिमम एरर आप मेज़र करेंगे तो भी क्या होगा? ये इसके बराबर होगा। यानी कि एरर रहना ही रहना है, ठीक है। बस इतना है कि मिनिमम एरर होगा तो ये इसके बराबर होगी, और इससे अधिक और जब ज़्यादा एरर होगा, मतलब यानी कि अगर कहीं आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अगर h/4π के बराबर मिले तो मतलब वो एरर क्या है? अपने मिनिमम पर है, ठीक है। मतलब मिनिमम एरर के साथ आपने इन दोनों को कैलकुलेट किया है, नहीं तो इसकी वैल्यू या तो हमेशा इसके इक्वल होगी या तो इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती।
ये बात क्लियर है आप लोग को? तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हाइजेनबर्ग कहना क्या चाहते थे। अभी मैं और आपको डिटेल समझाता हूँ पहले। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। अब और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मूविंग पार्टिकल का अगर आप पोजीशन और एरर मेज़र करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो या तो h/4π से ज़्यादा होगी या तो कम होगी। बच्चों इसका मतलब ये है कि हाइजेनबर्ग ये क्यों डेल्टा लगाएं, इसका मतलब हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप कभी किसी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम या पोजीशन बिना एरर के मेज़र कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आप ये दोनों किसी पार्टिकल का मेज़र कर रहे हैं तो दोनों में से एक ना एक तो एरर होना ही होना है, ठीक है। मतलब दोनों आप एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसको इस बात